नमस्कार आप सभी को, जय हिंद। वेलकम है आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स के इस मंच पे। सो विल गेट रेडी फॉर इंग्लिश टॉप 100 एमसीक्यूज फॉर योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप सभी को बहुत ढेर सारी जो है कि एडवांस में शुभकामनाएं कि सभी लोग क्वालिफाई करिए एग्जाम्स को। आज ऑन बोर्ड नहीं आने का रीजन ये था मौसम का खराब होना, ठीक है ना। तो आज बहुत ज्यादा मौसम खराब था, मैं स्टूडियो नहीं पहुंच पाई थी, इसी वजह से जो है कि घर से ही जो है कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग जितने क्वेश्चंस कराऊंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस करते हुए चलिएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। सो विल गो थ्रू विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप इन द सेंटेंसेस। दिस मैंगोज आर राइप। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है आप लोगों का दीज मैंगोज आर राइप, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि इसमें आपको एडजेक्टिव सबसे पहले क्या बताना है? एडजेक्टिव बताना है, और उसके बाद वो कौन से टाइप का एडजेक्टिव है ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड एडजेक्टिव वर्ड इन गिवन सेंटेंस। सो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? विशेषण क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई और मॉडिफाई द नाउन्स और प्रोनाउंस। तो यहाँ पे जो है आपका नाउन क्या है? मैंगो है, मैंगोस, है ना। And the word these qualify the mangoes. Mangoes की ओर इशारा करे, सांकेतिक या फिर हिंदी में आपने सुना होगा ना सार्वनामिक विशेषण, है ना, संकेतवाचक। सो आंसर विल बी बी। वी विल गो थ्रू विद आंसर ऑप्शन बी, दीज, ठीक है। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है सांकेतिक विशेषण, संकेतवाचक, संकेत कर रहा है, मैंगो की ओर इशारा कर रहा है और इसको मॉडिफाई कर रहा है। सो आंसर विल बी बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा, जो रूल्स पढ़ाए गए हैं उसमें रूल्स बताया गया है कि आपको यहाँ पे दो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, है ना, राम एंड हिज फ्रेंड्स, और इसी को फॉलो अप कर रहा है आपका ये वर्ब आर, ठीक है ना। किसको फॉलो अप कर रहा है? हिज फ्रेंड्स को फॉलो अप कर रहा है। बट रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि हमें अगर एज वेल एज देखने को मिल जाए सेंटेंस में और दो वर्ड्स उसके इर्द गिर्द हो, यानी एक पहले हो और एक बार बाद में सब्जेक्ट हो, सॉरी मैं वर्ब भूल गई, यहाँ पे राम और हिज फ्रेंड्स दिया हुआ है, तो वी विल फॉलो द राम फर्स्ट वन। एज वेल एज के पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसको फॉलो अप करता हुआ जो है आपको वर्ब यूज करना है। सो वी विल यूज हियर इज, इज यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आपका ऑप्शन गलत है, यानी कि आपका अगर एरर है तो किस में है? डी वाले में है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हुआ आप लोगों का? डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर कौन सा है? इंग्लिश में आपने जेंडर पढ़ा होगा, नाउन में ही आप लोगों को पढ़ाया गया होगा जेंडर। इसमें आपने फेमिनिन जेंडर पढ़ा, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर पढ़ा, कॉमन जेंडर पढ़ा, न्यूटर जेंडर पढ़ा। तो आपको ये जो दिख रहा है किंग, 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 किंग आपका क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। इम्प्रेस और इम्प्रेस का इम्प्रेस होता है। क्वीन और इम्प्रेस जो है फेमिनिन जेंडर हो गए। बचा आपका चाइल्ड, तो चाइल्ड आप लोग का कॉमन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? डी हो गया। नाउ नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड शिप। यहाँ पे जो शिप है उसका प्लूरल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है ना। तो शिप इज एन इरेगुलर नाउन, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका नाउन इसका इसमें कोई भी सिंगुलर प्लूरल इसका नहीं बनता है, शिप वैसे का वैसे ही रहता है। तो आंसर आप लोग का सी जाएगा, क्योंकि शिप का चेंज। अब उसी तरीके से एक फिश का कई बार पूछा जाता है, फिश के लिए तो फिश में फिशेस तब होते हैं जब बहुत रंग की मछलियां हो, कई प्रजातियों की मछलियां हो, कई स्पीसीज हो उसके, तब आपका जो है कि उसको फिशेस बोला जाता है। हालांकि फिश को चेंज नहीं किया जाता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है वहां। Now, next question, fill in the blanks with the correct preposition. He died cholera. He died cholera, and you have to fill it a word from your options.
ऑप्शंस आर गिवन है, फ्रॉम, बाय, विथ, ऑफ। तो कभी भी अगर कॉज ऑफ डेथ है, कभी भी कॉज ऑफ डेथ याद रखिए, यहाँ पे बंदा मर गया है ना, ही डाइड, वह मर चुका है। तो कॉज ऑफ डेथ के लिए हमेशा किस चीज का यूज करते हैं, हम हमेशा जो है कि ऑफ का यूज करते हैं। क्या? ऑफ का यूज करते हैं। अगर बात करेंगे फ्रॉम का, तो फ्रॉम will typically used और reserved for accidents, okay, accidents के लिए रिजर्व किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं एक्सटर्नल इंजरीज लगी है, कोई चोट लगा है, कोई प्रॉब्लम्स है ना, तो उसके लिए आप फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके, लेकिन अगर कॉज ऑफ डेथ आता है, कभी भी याद रखिएगा कि फला चीज से व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत्यु के लिए, कॉज ऑफ डेथ के लिए हमेशा ऑफ का यूज करना चाहिए, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन यूजेस। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन यूजेस, यहाँ पे बताना है। कंजक्शन से क्वेश्चन है आप लोगों का। कंजक्शन से, कंजक्शंस को मैंने बताया था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग, और थर्ड वन विल बी आपका कोरिलेटिव कंजक्शन। और यहाँ पे जो नो सूनर है ना, नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर हर जगह दिया हुआ है, तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन ही है। ऑप्शन डी इसमें गिवन नहीं है, सॉरी। बट यहाँ पे जो है आपका नो सूनर के साथ, हमेशा नो सूनर के साथ आपका देन का यूज होना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए? देन का, THAN, देन का यूज होना चाहिए। वेन का आप कब यूज करते हैं? हार्सली, सॉरी, हार्डली, हार्डली, हार्डली हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख माने में असमर्थ हूँ, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे हार्डली है या फिर स्कार्सली है, ठीक है ना, या फिर स्कार्सली है। तो हार्डली या फिर स्कार्सली के लिए जो है आप नो सूनर के साथ वेन का यूज करते हैं, ठीक है ना। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज करते हैं, बोथ के साथ एंड का यूज करते हैं, बट यहाँ पे नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज किया जाता है। और सेंटेंस को भी पूरा पढ़ लीजिएगा कि कहीं सेंटेंस गलत तो नहीं है आपका। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द रेन लेफ्ट। ओके, सो वी विल यूज here the option number C. Next question. Change into passive voice. Who wrote this book? Who wrote this book? किसने इस बुक को लिखा है? This book was written by who? आपको पैसिव, एक्टिव वॉइस गिवन, एक्टिव वॉइस आपका गिवन है, बनाना किस में है? पैसिव वॉइस में बनाना है। Who wrote this book? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस कभी भी बनाते हैं तो बाई आपको जनरली दिखाई ही देगा। बाई आपको जनरली दिखाई देगा जब भी एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे भी बाई दिख रहा है, यहाँ पे बाई नहीं दिख रहा है, तो अभी यहाँ पे आप कैंसिल करो इसको, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं पहले, ठीक है ना। तो और यहाँ पे बाई है और यहाँ भी बाई है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में भी बाई। तो दिस बुक वॉज रिटन बाय के बाद हु नहीं लगना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए वैसे ही एलिमिनेट हो गया, हु वॉज रिटन दिस बुक। और एक है आपका यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो है बाय whom was this book written, क्या हो जाएगा? किसके द्वारा यह किताब लिखी गई है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर्ता के लिए पूछा किसने बुक लिखी है, और यहाँ पे द्वारा की बात आ जाती है, यानी कि किसके द्वारा लिखी गई है किताब। और सबसे पहली बात कि यहाँ पे वॉज भी है और वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हालांकि ये चीज यहाँ भी है, लेकिन हु वॉज रिटन दिस बुक यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि सेंटेंस गलत है। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पे आंसर, ठीक है, जाएगा। नाउ चूज द करेक्ट प्रेफिक्स। प्रेफिक्स आपने हिंदी का उपसर्ग सुना होगा। प्रेफिक्स आर द पार्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच कैन बी यूज स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स, इन स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स। एग्री के साथ ऐसा कौन सा प्रेफिक्स लगाया जाए, शुरू में कौन से वर्ड लगाया जाए, पार्ट ऑफ वर्ड लगाया जाए कि वो एग्जैक्ट अपने ही वर्ड का अपोजिट बन जाए, ठीक है। एग्री का क्या हो जाता है? इन एग्री होता है? जी नहीं, ये कोई वर्ड ही नहीं होता है। मिस एग्री कोई वर्ड नहीं होता, ये सब रॉन्ग वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अनएग्री भी वर्ड नहीं होता है, आपका डिस लगता है, इसका अपोजिट बनाने के लिए आपका डिस लगता है, तो डिसएग्री हो जाएगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, यानी कि ओडब्ल्यू से क्वेश्चन एक रहेगा आपका। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है
कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो बहुत से लैंग्वेजेस जानता हो। तो बहुत से मेनी वर्ड जहां भी आ जाता है, मेनी वर्ड, उसके लिए आप हमेशा पॉली का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सॉरी, पॉली का यूज करते हैं, ठीक है ना। पॉली, POLY, पॉली का यूज किया जाता है। तो जहां भी यहाँ पे बाय का मतलब टू होता है, लिंग्विस्टिक यानी लिंग्विस्ट, यानी कि भाषावादी को लिंग्विस्ट बोलते हैं। बाइलिंगुअल को जो दो भाषा जानता हो, ठीक है ना, दो भाषाओं का ज्ञाता हो। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, पॉलीग्लॉट हो जाएगा, पॉलीग्लॉट। ऑप्टिमिस्टिक किसे कहते हैं, इसी का जस्ट उल्टा आता है, कभी कभी पूछ देता है, पेसिमिस्ट पूछ देता है, पेसिमिस्ट पूछ देता है, ठीक है ना। PESSI पेसिमिस्ट, अपोजिट होता है इसका, क्लियर। ऑप्टिमिस्ट आशावादी और पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी। मीन्स कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पॉजिटिव फेज की ओर देखता हो, है ना, कोई भी पॉजिटिव दिशा में देखता हो, पॉजिटिव डायरेक्शन के देखता हो, उसका जो जो आगे का जो भी चीजें हैं उसको पॉजिटिव वे में देख रहा है, तो वो आपका ऑप्टिमिस्ट हो रहा है। इसी का जस्ट उल्टा जो है कि हर चीज को निगेटिव वे में देखना, निगेटिव लाइंस बोलना, निगेटिव वर्ड्स बोलना, उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्टिक जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव चीजों की ओर देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडियम, ईडियम गिवन है यहाँ पे, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मीनिंग क्या होगा आपका यहाँ पे, टू प्लांट द न्यू ट्री। इसका मतलब ये कह रहा है, अब आपका यहाँ पे इडियम्स पूछा, मुहावरा पूछा जा रहा है, तो मुहावरा में कि टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी कि नए पत्तियों को टर्न ओवर करना, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि जाके पेड़ से पत्ती तोड़कर आपने टर्न ओवर कर दिया, जी नहीं। और ना ही आपने कोई पेड़ लगाया है यहाँ पे, यहाँ पे किसी नए किताब को पढ़ना भी इसका मीनिंग नहीं होगा। टू टू फॉरगेट पास्ट मिस्टेक्स कंप्लीटली, पिछली गलतियों को भुला देना, जी नहीं। आंसर आप लोग का हो जाएगा टू चेंज योर बिहेवियर फॉर द बेटर। एक चीज याद करिएगा, आंसर करते हुए जो है आप लोग मार्क्स भी काउंट करते हुए चलेगा कि आउट ऑफ 50 कितना कर लिया आपने, आउट ऑफ 100 कितना किया, सारी चीजें कर लिएगा। विच टाइप ऑफ रीडिंग एक्सप्लिसिटली हेल्प्स स्टूडेंट डेवलप देयर प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। अगर किसी बच्चे में प्रोनाउंसिएशन स्किल्स डेवलप करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसी रीडिंग होनी चाहिए, ये आपका पेडागोजी से क्वेश्चन है। साइलेंट रीडिंग करना चाहिए, लाउड रीडिंग करना चाहिए। स्कीमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन इससे आते हैं 100%, इससे तैयार रहिएगा आप लोग। तो यहाँ पे फिलहाल तो आपका साइलेंट रीडिंग से कोई उसका प्रोनाउंसिएशन स्किल डेवलप नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये। साइलेंट रीडिंग कर रहा है तो उसके लिए बच्चे को जोर जोर से पढ़ना बहुत जरूरी है, उच्चारण करके पढ़ना, ठीक है ना, इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन स्किल डेवलप होता है। अब बात करेंगे स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या है। तो स्कीमिंग क्या है कि ये पहले तो ये बात समझिए कि स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर टू डिस्टिंक्ट स्पीड टेक्निक है, ये स्पीड रीडिंग टेक्निक है। कि किसी बच्चे को कैसे स्पीडली रीड करना है, पहले तो ये समझिए कि स्पीड रीडिंग टेक्निक है ये, ठीक है ना। और पहली बात कि यहाँ पे जो स्कीमिंग है, स्कैन करना है, स्कैन से का मतलब किसी चीज को आप स्कैन कर रहे हो, किसी एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड को आप फाइंड करके पहले से उस वर्ड को जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन वेन यू ऑलरेडी नो एग्जैक्टली वॉट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है ना, तब आप स्कैनिंग करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि सेंटेंस में जैसे कि हेल्प को मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इसको क्या कर रही हूँ, स्कैन कर रहा है ना, इसको पर्टिकुलरली जा करके स्कैन करना, ये स्कैनिंग कहलाता है। स्कीमिंग में इसी का जस्ट उल्टा कह सकते हैं, सरसरी निगाह से देखना। स्कीमिंग का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी से पढ़ के निकल जाना, सरसरी निगाह से देखना, है ना। तो क्या कह सकते हैं कि इट इज अ टेक्निक टू ग्रास्प द बिग पिक्चर्स, ठीक है ना, विदाउट गेटिंग बॉग डाउन इन द डिटेल्स। अगर डिटेल्स में नहीं जाकर के देखना है, सरसरी निगाह से देखना है, तो आपका स्कीमिंग कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पेडोलॉजी में कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, स्पेशली यूपी टेट में पूछता है ये। फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे कॉपर क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अम, यहाँ पे आर्टिकल डालना है। अब यहाँ पे कॉपर इज
यूजफुल मेटल, तो यहाँ पे एन होगा। सबसे पहले तो आपको हिंदी के लेटर से जाना है। यहाँ पे यूजफुल आ रहा है, यू आ रहा है, य आ रहा है, जो कि एक व्यंजन है। तो व्यंजन के लिए जब इसका उच्चारण कर रहे हैं उसके लिए हमें ए के साथ जाना होता है। हम कभी भी कौन सा आर्टिकल लगाते हैं अगर हमें व्यंजन मिल जाए तो ए लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। गोल्ड के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, मैंने अभी अभी आपको बताया है ना। द ए पहले इसको एलिमिनेट करो आप, सबसे पहले तो सबसे पहले इनका काम खत्म करिए। कभी भी मटेरियल नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, दो बचे आपके बी और डी ऑप्शन। तो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज द प्रेशियस मेटल, यहाँ पे द लगाने की आवश्यकता नहीं थी भैया, कोई जरूरत नहीं थी। डी को कैंसिल मारिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या, बी हो जाएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन आप लोग का रहेगा आपके एग्जाम में, तैयार रहेगा। जितने भी फिगर ऑफ स्पीच आप तैयार कर पाए उतना करिएगा। सिमिली में आपको बहुत आसान होता है, शुरू से ही आप लोग पढ़ते आए होंगे कि लाइक एज जैसे शब्द देखने को मिलेंगे, कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। तो सिमिली को पहचानना बहुत आसान होता है और इसमें कहीं भी लाइक एज है नहीं, है ना। यहाँ पे है आपका शिप ऑफ द डेजर्ट, तो मेटाफर बन रहा है। यहाँ पे कोई पर्सनिफिकेशन भी नहीं है कि यहाँ पे आपको ह्यूमंस को ह्यूमंस के वर्क आपको यहाँ पे मतलब किसी निर्जीव वस्तुओं में ह्यूमन फिगर दिखाए, ह्यूमन एक्टिविटीज दिखाए, तो वहां पे पर्सनिफिकेशन होता है, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है कि इसमें आपको पेयर्स ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट वर्ड्स दिखाई देंगे। जस्ट लाइक अगर कहूं मैं बीटर स्वीट, इसका एग्जाम्पल देखिए, बीटर स्वीट, बीटर, बीटर यानी कि क्या होता है, बीटर का मतलब होता है कि कड़वा, ठीक है ना। बिटर स्वीट एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, डैश लगा के स्वीट। बिटर का अपोजिट, मैंने कहा ना कि आपकी जुबान कैसी है, बिटर स्वीट है। अगर मैं कहूँ कि आपकी जुबान कैसी है, बिटर स्वीट है, तो यानी कि मीठी भी कैसी है, कड़वी वाली मीठी। दवाइयाँ होती है ना जो पिया जाता है, आप लोग को पता होगा, मीठी वाली दवा कभी कभी कड़ी कड़वी लगती है, तो उसको बीटर स्वीट कहते हैं। तो ऑक्सीमोरन का काम ही होता है कि दो वर्ड्स को साथ मिलाना जो अपोजिट, जो आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब इसी में कहूँ लविंग, हेट, सीरियसली, फनी, है ना, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीमोरन। फिर से फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे क्या दे रहा है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ लेज, लेज यानी कि पड़ गया, हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, ठीक है ना। अब डेथ को क्या मान लिया गया, डेथ को पर्सन मान लिया गया भैया, यहाँ पे डेथ को पर्सन मान लिया गया। तो पर्सनिफिकेशन, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी में पुकारना होता है, किसी का नाम पुकारना, बुलाना, है ना, निर्जीव चीजों को बुलाना। हाइपरबोली में जो है अतिशयोक्ति अलंकार, इसको हिंदी में कहा जाता है। मेटाफर से अभी अभी आप परिचित हुए, ठीक है ना। तो हाइपरबोली में आप अतिशयोक्ति किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके अगर बोला जाए तो वहां पे हाइपरबोली होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगोज आर, वर, इज, हैव बीन, क्या होगा, तो क्वालिटी ऑफ दिस मैंगो, यहाँ पे क्वालिटी है ना, तो क्वालिटी एक वचन है आपका, सिंगुलर है, सिंगुलर, तो आपको इज के साथ चलना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मेनी आर स्टूडेंट फेल द एग्जाम्स। मतलब यहाँ पे मेनी स्टूडेंट कहने का मतलब है कि मेनी लगाने का मतलब हैव में मत चले आइएगा, यहाँ पे अ स्टूडेंट पे ध्यान दीजिएगा। आपको किसके साथ एग्रीमेंट करना है सब्जेक्ट का, अ स्टूडेंट के साथ करना है। तो आपका यहाँ पे मेनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड द एग्जाम्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे। द क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो बोला गया है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पे कभी भी द टीचर सैड है, टीचर ने कहा होगा, भाई अपनी बात कही होगी, लेकिन कभी भी ये जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं ना, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि अर्थ जो है कि सन का चक्कर लगाता ही लगाता है। तो यूनिवर्सल फैक्ट में कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए चेंजिंग नहीं की जाती है, ठीक है ना, भले वो पास्ट टेंस में बातें कही गई हों। अब यहाँ पे जैसे कि द फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व, अब यहाँ पे रिवॉल्व कर दिया, ये गलत कर दिया इन्होंने, है ना, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो आपका ए ऑप्शन तो कतई नहीं होगा।
ठीक है। यहाँ पे है द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, तो चलिए यहाँ तो रिवॉल्व्स रिवॉल्व्स कर रखा हुआ है इन्होंने, बी सी डी भी है। यहाँ पे द टीचर सैड दैट हो गया, यहाँ द टीचर सेज हो गया। ठीक है, तो सेज को इन्होंने चेंज ही क्यों करना है भाई, सेज क्यों करना है, इन्होंने सैड दे रखा है हमें तो इनको चेंज करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका कि ये ऑप्शन सही है, द टीचर सैड दैट लगा लेंगे हम। ठीक है, सैड दैट हो गया, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, टोल्ड नहीं करना है हमें, सैड ही रहेगा। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस आप लोग को बताया मैंने कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिकली, फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में जनरली वन सब्जेक्ट होता है और आपका वन वर्ब होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑल्दो लगा दिया इन्होंने, जबकि ऑल्दो आपका कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, कंपाउंड में पड़ती है कि कॉम्प्लेक्स में पड़ती है, सिंपल तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, और इंपेरेटिव ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है, तो ये तो वैसे ही भी कट गया। बचा आपका ये तीन, तो तीनों में मैंने बताया। अब कंपाउंड सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखने को मिलेगा, जो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, फैन बॉयज। फैन बॉयज यानी कि फॉर रहेगा, एंड रहेगा, नॉर रहेगा, बट रहेगा, और रहेगा, येट रहेगा, ऐसे सो रहेगा। फैन वॉइस जहां पे दिखाई देंगे वहां पे कंपाउंड नाउन, कंपाउंड सेंटेंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि शुरू में ही दिखा दिया। अब इसमें ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, हालांकि वो धनवान है, ही वॉज नॉट हैप्पी, पर वो खुश नहीं है। तो ही वॉज नॉट हैप्पी जो है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, जबकि ये डिपेंडेंट है ना। तो डिपेंडेंट जहां पे दिखाई दे विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, वहां पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोलना है। तो कमिटी की जाहिर सी बात है, स्पेलिंग बहुत ही फेमस स्पेलिंग है ये, डबल एम डबल टी और डबल ई के साथ। तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है ना, यहाँ पे डबल टी गायब है, तीन इसमें तीन लेटर्स ऐसे हैं जो कि अपना डबल वर्ड लेकर, डबल लेटर लेकर के आते हैं, है ना। एम लेकर के आता है, टी लेकर के आता है, ई लेकर के आता है, बाकी सब में देखिए कहीं भी नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। Choose the correct spelling of the word that means a state of deep unconsciousness. Unconsciousness मतलब भ्रम में रहना भैया, डीप अनकॉन्शियसनेस पड़ी हुई है, जिसे डिलेमा बोलते हैं। अब डिलेमा में कौन सी स्पेलिंग आपके डिलेमा के सही होगी, ये आपको समझते हुए चलना है। तो इसमें आपका डिलेमा की स्पेलिंग ये सही है, DILEMMA, डिलेमा में रहना, भ्रमित रहना, भ्रम में रहना, अनकॉन्शियसनेस रहना, डीप अनकॉन्शियस हो जाना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस। यहाँ पे प्रोनाउंस फिल करना है। मैंने आप लोग को बताया था कि प्रोनाउंस में आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है आपका, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाला केस आता है। तो अगर कोई चीज पॉजिटिव है ना, कोई चीज पॉजिटिव, तो सीक्वेंस क्या लगेगा, 231 लगेगा। क्या लगेगा, 231। 231 मीन्स कि यहाँ पे सेकंड पर्सन, टू से सेकंड पर्सन, थ्री से थर्ड पर्सन और वन से फर्स्ट पर्सन हम लगा के चलते हैं। तो यहाँ पे 231 का सीक्वेंस बनता है, और यहाँ पे बन जाता है आपका, सबसे पहले जब टू है तो यू वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ए को आप क्या करने वाले हैं, एक मिनट, ए को आप एलिमिनेट करिए, पहले तो एलिमिनेट करने सीखिए। सी एलिमिनेट हो गया, बचा आपके पास बी। तो आपको 231 कौन, थ्री यानी कि थर्ड पर्सन यानी कि ही बन रहा है आपका, बी विल बी योर राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स, लेट यू, जब लेट लगे तो यू के बाद एन, और यहाँ पे आई नहीं लगेगा, आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में, आई के ऑब्जेक्ट फॉर्म में मी लग जाता है। लेट यू एंड मी टू दिस वर्क, मुझे, तुम्हें और मुझे दोनों को काम करने दिया जाए। चेंज इनटू पैसिव वॉइसेस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस,
हर किसी को एक के वादे को पूरा करना चाहिए, हर किसी के वादे को हर किसी को पूरा करना चाहिए, है ना, जो प्रोमिस किए जाए उसको पूरा करना चाहिए। इसके लिए आपको पैसिव वॉइस क्या हो, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, promises must be kept by one, promises must be kept once, promises must be kept, promises should be kept। यहाँ पे should लग करके तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे should तो लगाना नहीं था भाई साहब, है ना, should तो लगाइएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बच क्या रहा है, यहाँ पे promises must be kept, यहाँ पे one जब आए तो उसको हटा देना चाहिए once। promises पहले कर लिया आपने, इस ऑब्जेक्ट था तो इसको आपने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। must be kept, बाय वन नहीं लगाना है, कोई मतलब नहीं है इसका लगाने का। आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दिया जाए। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, ऑर्डर दिया गया है, ठीक है ना। तो जब ऑर्डर दिया जाता है तो कहा जाता है कि दरवाजे को बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। तो लेट द डोर बी शट, पैसिव वॉइस बनाना है तो बी फॉर्म होगा, बी फॉर्म होगा, और बी के बाद जो है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 लगता है कभी भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए। यहाँ पे बी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। और शट का थर्ड फॉर्म शटेड नहीं होता है, तो ये तो वैसे भी गया, ठीक है ना। ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आंसर हमारा कौन सा जाएगा, ए वाला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank, the principle of our school is to maintain high moral। अब यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया ना भैया, यहाँ पे दो दो प्रिंसिपल दिया हुआ है, कौन वाला प्रिंसिपल कहाँ लगेगा ये आप लोग को समझना था यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक लेटर एक वर्ड जो है कि एक्स्ट्रा दे दिया है यहाँ पे, ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। आपके स्कूल वाले जो प्रिंसिपल होते हैं वो PAL वाले होते हैं, और जो सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होता है वो ये होता है। और जो सेकंड ऑप्शन है हाई मोरल है, नैतिकता है, तो नैतिक सिद्धांत से जुड़ा होगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, PRINCIPLES। फिल इन द ब्लैंक्स, ही सीनियर मी इन सर्विस। अब यहाँ पे देन, टू, फ्रॉम, ओवर। अब यहाँ पे सीनियर है, कंपैरिजन किया गया है। कभी भी ये जो IOR होता है ना, ये लैटिन वर्ड होते हैं, लैटिन वर्ड से बोरो किए गए हैं। इनके साथ ये किसके थ्रू फॉलो अप किए जाते हैं, सीनियर हो गया, इन्फेरियर हो गया, प्रायर हो गया, सुपीरियर हो गया, ये सारे के सारे ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू। किसके थ्रू किए जाते हैं, टू। प्रीफर हो गया तो प्रीफर भी कई बार पूछता है, प्रीफर पूछ देता है, प्रीफर टू, प्रीफर के साथ भी टू लगाया जाता है। तो कभी भी एडजेक्टिव एंडिंग इन IORI, सीनियर हो, जूनियर हो, सुपेरियर हो, प्रायर हो, तो वो जो होंगे वो आपके फॉलोड किसके थ्रू किए जाएंगे, प्रीपोजिशंस के थ्रू किए जाएंगे। क्लियर बात। चूज द करेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव बैड। बैड का सुपरलेटिव वर्स्ट होता है, वर्स्ट आपका क्या होता है, कंपेरेटिव होता है। बैड का कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा, और वर्स्ट टी लगेगा लास्ट में आपका। अब ये क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग चैप्टर ही आप लोग का एक होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको एसर्टिव सेंटेंस मिलता है, ठीक है ना, यानी कि सकारात्मक वाक्य मिलते हैं, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे उसी टेंस का, ये कौन सा टेंस है, शी सिंग्स वेरी वेल, ये कौन सा टेंस, उसी टेंस का आपको निगेटिव हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो यहाँ पे शी सिंग्स वेरी वेल, तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, या फिर प्रेजेंट सिंपल कह लीजिए। तो इसका जो है कि हेल्पिंग वर्ब आपका डज नॉट होता है, डज लगेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे नॉट लगना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, तो डजंट शी हो जाएगा आंसर आप लोग का बी वाला, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब यहाँ पे भौंकता हुआ कुत्ता
कभी कभी काटता है या फिर नेवरली कभी नहीं काटता है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट के लिए आपका क्या हो जाना चाहिए, डू दे हो जाना चाहिए। सेल्डम बाइट, कभी नहीं बाइट करता है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल ही है, तो यहाँ पे फिर से डू लगेगा। और बार्किंग डॉग्स प्लूरल है, इस वजह से दे का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसी तरीके से करिएगा आप लोग। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। तो यहाँ पे जो स्विमिंग है ये अंडरलाइंड है। अब ये पूछ रहा है क्या है, तो यहाँ पे स्विमिंग एक तरीके से नाउन की तरह काम कर रहा है, तो जब वर्ब नाउन की तरह यूज किया जाने लगे उसको जीरंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरंड कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरंड की तरह, ना कि इंफिनिटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह प्रयोग किया गया है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, क्लॉज से क्वेश्चन है आप लोग का। आई नो द मैन हु स्टोल योर वॉच, आई नो द मैन हु स्टोल योर वॉच। तो मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को जो जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है। तो यहाँ पर जो है आप लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है ना। जिसने आपकी घड़ी चुराई, नो द मैन, मैन को क्वालिफाई कर रहा है, द मैन हु स्टोल योर वॉच। ठीक है ना। इसी को क्वालिफाई करता हुआ ये पूरा का पूरा क्लॉज है, तो ये आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे वोल्व्स के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन लगेगा, यानी कि एक झुंड बताना है, भेड़ियों का झुंड है। अटैक, अटैक द ट्रेवलर्स, हर्ड, पैक, फ्लॉक या फिर स्वॉर्म्स। एक बात याद रखिएगा, हर्ड जो है कि किसके लिए यूज करते हैं, हर्ड जो है, एक मिनट मैं लिख दूं, कैटल के लिए यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा लिख पाने में आज समर्थ हूँ, अचानक क्लासेस भी लेने पड़े थे मुझे। कैटल, ठीक है ना। पैक, फ्लॉक, फ्लॉक जो है आपका बर्ड्स या फिर शिप्स के लिए यूज किया जाता है, चिड़ियों का झुंड, बर्ड्स हूँ, बर्ड्स हूँ, बर्ड्स हूँ, या फिर शिप्स, शिप, शिप मैं बोल ले रही हूँ, आप लोग बस इतना समझ लीजिएगा, शिप 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 शिप। ठीक है, शिप। यहाँ पे आंसर आप लोग का। और स्वाम्स जो है फ्लाइज के लिए या फिर इंसेक्ट्स के लिए यूज करना है। पैक हो जाएगा आप लोग का वुल्फ के लिए। तो भेड़िए के लिए क्या यूज करते हैं हम, पैक। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स कॉल्ड, फ्रॉग्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, कॉलोनी, आर्मी, स्कूल या फिर प्राइड, क्या बोलेंगे। तो कॉलोनी बोलते नहीं है, ठीक है ना, कॉलोनी पीपल के लिए होती है, लोगों के लिए होती है। आर्मी ऑफ फ्रॉग्स होता है। और स्कूल ग्रुप किस ग्रुप को डिनोट करता है, फिशेस, फिश को कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश बोला जाता है। तो स्कूल किसके लिए लगाएंगे, फिश के लिए लगाएंगे। ठीक है ना। स्कूल फिश के लिए लगाया जाता है। प्राइड लाइन्स के लिए लगाया जाता है, प्राइड किसके लिए लगाया जाता है, लाइन्स के लिए। प्राउड है वो बहुत, मतलब गर्व, उसके लिए गर्व की बात है कि वो जंगल का राजा शेर, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग तो याद हो जाएगा। कभी भी प्राइड लगाइएगा, झुंड के लिए कलेक्टिव नाउन यूज करिएगा। तो यहाँ पे fill in the blank with the correct verb form. If I a king, अगर मैं राजा होता, I would have the put. If I were a king, यानी कि कभी भी I के साथ अब तक आपने देखा होगा कि was यूज करते हैं, बट कभी भी आप किसी चीज का विश करते हैं कि काश कि मैं ऐसा होता, काश कि मैं वैसा होता, तो उसके लिए I के साथ वर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस इफ इट रेन्स। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो अगर, और लगा हो इफ, लगा हो इफ, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो यहाँ पे हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट लगाया जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट आपका विल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देते। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इफ लगा है तो ये एग्रीमेंट ऐसे अपने रूल्स के साथ करते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिमूविंग टू, टू को हटाना है और उसकी जगह पे सेंटेंस को नॉर्मल करना है। ही इज टू वीक टू वॉक, इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, है ना। तो ही इज वेरी वीक दैट ही कैनॉट वॉक, ही इज सो वीक
that he cannot walk, he is so weak to walk, he is weak so he cannot walk। तो यहाँ पर कभी भी टू को रिप्लेस करने के लिए सो का यूज करते हैं। पहले तो सो का यूज करेंगे, तो सो वाले जो ऑप्शन है यहाँ दिख रहे होंगे, तो ए को और डी को आप एलिमिनेट करेंगे। ए और डी को एलिमिनेट किया आपने। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यहाँ पे आंसर आपका बी जाएगा। ठीक है। ऑनेस्टी, व्हाट टाइप ऑफ नाउन? व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज ऑनेस्टी? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो ये आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है, यानी ईमानदारी। एक ईमानदार अगर ऑनेस्ट पूछ दे तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। और यहाँ पे ऑनेस्टी टी वाई लगाने की वजह से नाउन ऑनेस्ट से ये एडजेक्टिव सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है। व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड क्राइटेरियन? क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? आपको क्या लगता था आज तक? क्राइटेरिया जो लिखा जाता है वो क्या था? क्राइटेरिया आपको एक क्राइटेरिया था क्या? जी नहीं, क्राइटेरिया आपका बहुवचन है। किसका प्लूरल है? क्राइटेरियन। क्राइटेरियन विल बी सिंगुलर फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का सिंगुलर फॉर्म क्राइटेरियन होता है, और क्राइटेरिया विल बी प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन। Choose the correct plural form of the word hypothesis. Hypothesis, hypothesis जो दिया हुआ है यहाँ पे hypothesis, ये B है इसका प्लूरल। यहाँ पे THESES जो लगा है, बाकी सारे के स्पेलिंग्स मिस्टेक है, ये स्पेलिंग सही नहीं है इनके। ठीक है ना, दो स्पेलिंग से ये हाइपोथेसिस और उसका प्लूरल हाइपोथेसिस होता है। बहुत सारे हाइपोथेसिस। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड कोल्ट? कोल्ट क्या होता है, किसे कहते हैं? जो अभी बच्चा होता है, हॉर्स है ना, छोटा बच्चा, हॉर्स का बच्चा, उसको कॉल्ट बोला जाता है। और इसी की फेमिनिन जेंडर फिली होती है। कौन होता है? फिली होती है। और जो मेयर होते हैं, मेयर इज एन एडल्ट फीमेल हॉर्स, ये एडल्ट फीमेल हॉर्स होते हैं। ठीक है ना, हॉर्स का मेयर हो जाता है। हॉर्स जब पूछे कि हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो मेयर हो जाएगा। हाँ, ईयू कहते हैं ना, ईयू। तो ईयू क्या है? फीमेल शिप का, फीमेल शिप है ये, सॉरी, ये इज अ फीमेल शिप, यू इज अ फीमेल शिप है। ठीक है ना, मेल शिप को शिप तो बोल ही रहे आप। ठीक है ना, उसका यू, EWE जो है, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। शिप को देख करके यू बोलिए। और यहाँ पे जो DOE है, DOE ना, इज अ फीमेल डियर, फीमेल डियर। क्लियर? ये सब याद कर जाइएगा आप लोग। व्हाट इज द फेमिनिन इक्विवेलेंट ऑफ द नाउन फॉक्स? फॉक्स का विक्सन होता है। बाकी सारे वर्ड, जितने भी सारे वर्ड्स हैं, दे आर रॉन्ग। बिच जो है सही है, बिच डॉग का होता है। डॉग की फेमिनिन जेंडर बिच होती है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन assertive sentence. Who can touch the sky? बनाना क्या है? An assertive sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, उसको assertive सेंटेंस में, कि नहीं कहते हैं कि स्काई को कौन छू सकता है भाई, है ना, एनीवन कैन टच द स्काई। अब यहाँ पे ये तो वैसे ही सेंटेंस गड़बड़ हो गया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिया है। नो वन कैन टच द स्काई, कोई भी आकाश को छू नहीं सकता है। इट विल बी राइट आंसर। एवरीवन कैन टच द स्काई, एवरीवन कैन टच द स्काई नहीं होगा आंसर, इसका आपका निगेटिव फॉर्म में जाएगा, निगेटिव असर्टिव कहते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। ऑल, देखिए बड़ा ही फेमस कोट है। ठीक है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। शेक्सपियर की एक रचना है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। इसमें एक राजकुमार होता है, राजकुमारी के पास जाता है राजकुमारी का चयन करने विवाह के लिए। उस वक्त उसको 3 कास्केट्स दिए जाते हैं। ठीक है ना, उसी में एक गोल्डन कास्केट होता है, गोल्ड का। तो वो उसको चूज करने जाता है, और जब देखता है तो उसमें गलत निकलता है, क्योंकि जो राजकुमारी का कास्केट था वो लेड का था, है ना। तो उसी पे ये लाइन जो है फेमस हो गई बाद में। ऑल दैट ग्लिटर्स, अब इसको ऑल की वजह से दोज दीज नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे दैट लगाना है। ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती,
ये चीजें हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड विजिलेंट। विजिलेंट का एग्जैक्ट एंटोनिम आपको बताना है। एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड आपको बताना है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे देखिए, अलर्ट, वॉचफुल, केयरफुल, ये तीनों आपको लगभग लगभग सेम लग रहे होंगे। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसके क्या है, सिनोनिम्स है। केयरलेस विल बी इट्स राइट एंटोनिम। इसका अपोजिट एग्जैक्ट केयरलेस होना। विजिलेंट यानी कि बहुत ज्यादा केयरफुल होना, बहुत ज्यादा सावधान होना, किसी का देख रेख करना, है ना, उसको बोलते हैं। Change the following sentence into the passive voice. Who wrote this book? Who wrote this book? By whom was this book written? ये तो वैसे ही भी मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, है ना। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों का था, उसमें जो एडजेक्टिव था सुपरलेटिव डिग्री में, तो जितने भी वर्ड्स हैं, यानी कि ओ आफ्टर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, वर्ड्स लाइक ऑल, सेम, ओनली, है ना, ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, एनी, none, nothing, तो वे स्ट्रिक्टली यूज द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इंस्टेड ऑफ व्हाट यूज नहीं करेंगे, दैट का यूज करते हैं हमेशा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी हो जाएगा। अभी मैंने बताया इसको, शायद मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन कराया था इसी तरीके का कोई। fill in the blank with the appropriate modal auxiliary verb. We can respect our elders, we may respect our elders, we ought to, या फिर we might। तो यहाँ पे जो है ना, कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना जो है एक मोरल ऑब्लिगेशन। तो स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हमेशा हमें ought to का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ऑब्लाइज्ड होना, किसी को ऑब्लाइज करना, या फिर स्ट्रांगली रिकमेंडेशंस देना हो, अगर रिकमेंड करना हो कि नहीं आपको ये काम करना ही चाहिए, तो उस केस में जो है हमेशा और टू का यूज किया जाता है, हमेशा उस चीज का, ठीक है ना। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्कैनिंग और टेक्स्ट। स्कैनिंग का पर्पस क्या होता है, टू गेट जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, टू लुक फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन, टू एंजॉय द लिटरेरी स्टाइल ऑफ द ऑथर, टू एनालाइज द डीप क्रिटिकल मीनिंग ऑफ द पैसेज। पैसेज का डीप क्रिटिकल मीनिंग एनालाइज करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो मैंने आप लोग को भी बताया था कि कोई स्पेसिफिक पीस, मैंने एक जो है कि एक एनसर्कल किया था, एक वर्ड को बोला था कि स्कैन, मान लीजिए ये पूरा एक पैराग्राफ है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, सारे पैराग्राफ्स, और मुझे क्या करना है कि एक वर्ड लिटरेरी को फोकस करना है, इसको स्कैन करना है, तो मैं इधर फोकस करूंगी। तो ये एक स्पेसिफिक पीस को उठा करके जब आप स्कैन करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश, लुक फॉर करते हैं, तो वहां पर स्कैनिंग, उसको क्या बोलते हैं, स्कैन करना किसी चीज को। तो आंसर विल बी बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का, ये आएगा, याद रखिएगा, स्कीमिंग टर्म और स्कैनिंग टर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेज फॉर रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में आपको फ्रेज यहाँ पे फिक्स करना है। माई फादर वॉन्ड मी विद बैड कंपनी। तो टू नॉट, पहले तो आपको निगेटिव वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, टू नॉट मिक्स, नॉट टू मिक्स, दैट डोंट मिक्स। दैट डोंट मिक्स तो होगा नहीं, मी के बाद दैट लगेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कि क्या हो जाएगा, माई फादर वॉन्ड मी, माई फादर वॉन्ट मी, क्या हो जाएगा, हो रहा है यहाँ पे नॉट टू मिक्स, ठीक है, नॉट टू मिक्स। टू नॉट कभी मत लगाइए, नॉट के बाद यहाँ पे टू लगाना है आप, नॉट टू मिक्स, माई फादर वॉन्ट मी नॉट टू मिक्स विद बैड कंपनी। बुरे लोगों की संगत में रहने से मना किया हुआ है हमारे पिताजी ने। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैनॉट क्लियर द एग्जाम्स। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। अनलेस लगा ही हुआ है भैया, अनलेस का मतलब ही होता है डू नॉट, है ना। तो यहाँ पे डू नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल, अगर सेंटेंस अगर करेक्ट करना है तो हो जाएगा कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम। यहाँ पे डू नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये एक्सेस है, सुपरफ्लुअस वर्ड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर एरर है इसमें, किस में है, बी वाले में है। अनलेस ऑलरेडी ऑलरेडी जो है कि क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ट्रांजिएंट।
सी हिंट। परमानेंट, टेम्पररी, इटर्नल, स्टेबल। इटर्नल का मतलब होता है एंडलेस, ठीक है ना। और परमानेंट टेम्पररी का अपोजिट हुआ, ठीक है। ट्रांजिट का मतलब होता है टेम्पररी। क्या मतलब होता है? टेम्पररी, मीनिंग विल बी टेम्पररी। ओके। अभी क्लास का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 में अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ हुए, सेकेंड पार्ट में आपका 50 क्वेश्चन जा रहे हैं।